हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बैंकिंग ऑनर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूं जो कि आने वाले बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये इस सीरीज़ का पार्ट 1 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ पब्लिक ओनरशिप एक्ट, इस्टाब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और इस्टाब्लिशमेंट ऑफ एसबीआई। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है पब्लिक ओनरशिप एक्ट। तो पब्लिक ओनरशिप एक्ट कब आया था? तो ये आया था 1948 में। तो इसे लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? तो देश आज़ाद होने के बाद जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थी वो प्राइवेट हाथों में ही थी। तो गवर्नमेंट ने इसी को देखते हुए पब्लिक ओनरशिप एक्ट लाया था। तो इससे क्या बेनिफिट होता है? तो ये जो एक्ट है ये गवर्नमेंट को पावर देता है टू एक्वायर द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन टू मेक इट नेशनलाइज। तो ये गवर्नमेंट को पावर देता है कि किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को नेशनलाइज कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे फॉर्म हुआ था? तो सबसे पहला आया था हिल्टन यंग कमीशन। तो हिल्टन यंग कमीशन आया था 1926 में, और हिल्टन यंग कमीशन ने ही रेकमेंड किया था इस्टाब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई के लिए। और जो आरबीआई का इस्टाब्लिशमेंट का इनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला था? तो ये मिला था इनको बी आर अम्बेडकर के एक बुक से जिसका नाम है द प्रॉब्लम ऑफ रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। और इस कमेटी को हेड किया था मिस्टर हिल्टन एंड मिस्टर यंग ने। और ये जो कमीशन है ये रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो रिकमेंडेशन आने के बाद 1934 में आया था आरबीआई एक्ट, जिसके अंदर आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ। और जितने भी पावर एंड फंक्शन है वो आरबीआई एक्ट 1934 में ही दिया गया है। और बैंक जो भी शेड्यूल 2 में बैंक आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल 2 में जो भी लिस्टेड है उन्हें हम शेड्यूल बैंक कहते हैं। तो आरबीआई एक्ट आने के बाद 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ। और आरबीआई का जो करंट हेडक्वार्टर है मुंबई में है। और इंडिपेंडेंस के बाद पब्लिक ओनरशिप एक्ट आने के बाद 1 जनवरी 1949 को जो है आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया था। और इनिशियली जब आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ था तो उसका हेडक्वार्टर जो था वो था कोलकाता में। और 1937 के बाद इसके हेडक्वार्टर को शिफ्ट करके मुंबई में कर दिया गया था। तो नेक्स्ट टॉपिक है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 3 बैंकों को मिला के बनाया गया था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। तो इन तीनों बैंक को मर्ज करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। तो बैंक ऑफ कोलकाता जो बना था वो 1806 में इस्टेब्लिश हुआ था, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। तो इन तीनों बैंक को 1921 में मर्ज करके 27 जनवरी 1921 में मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। नेक्स्ट है इस्टाब्लिशमेंट ऑफ एसबीआई। तो ये हुआ था गोडेवाल कमेटी के रिकमेंडेशन पे इस्टाब्लिश हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और 1955 में एसबीआई एक्ट 1955 ला के जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया था। नेक्स्ट आया तो नेक्स्ट टॉपिक है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था 1949 में। और इस एक्ट को हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम भी कहते हैं। और जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो भी लिस्टेड है उसे हम बैंक कहते हैं। और आरबीआई जो भी लाइसेंस प्रोवाइड करती है वो इसी एक्ट के तहत करती है। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सब्सिडरीज। तो 1959 में कुछ इनके एसोसिएट बैंक भी स्टार्ट हुए थे। तो ये था स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रिवेंकोर एंड स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। तो ये सारे बैंक जो है एसबीआई के एसोसिएट्स स्टार्ट हुआ था 1959 में। तो अभी तक के वीडियो का समरी देख लेते हैं। तो पब्लिक ओनरशिप जो एक्ट है ये आया था 1948 में, हिल्टन यंग कमीशन ये आया था 1926 में, आरबीआई एक्ट आया था 1934 में। और आरबीआई जो इस्टाब्लिश हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। और इसका जो करंट हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। और आरबीआई नेशनलाइज हुआ था 1 जनवरी 1949 को। फिर आया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिला के बनाया गया था 1921 में। नेक्स्ट टॉपिक है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एसबीआई। तो एसबीआई आया था 1955 में, एसबीआई एक्ट 1955 से। फिर है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो ये आया था 1949 में और इसे हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम भी
कहते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।